सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक उपागम या आधुनिक दृष्टिकोण। पिछले वीडियो में हम परंपरागत उपागम और परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये वीडियो जो है बीए फर्स्ट ईयर और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, उसके सिलेबस का हिस्सा है, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए खासकर उपयोगी है क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ होती है। वो शुरू में फर्स्ट ईयर में आते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर उन्हें बड़े क्लिष्ट लगते हैं। तो इसमें ये जो आधुनिक उपागम है, कई बार क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ जाता है कि परंपरागत और आधुनिक उपागम में अंतर स्पष्ट कीजिए, या आधुनिक उपागम का अर्थ और उसकी विशेषताएं बताइए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए बात करते हैं आधुनिक उपागम के बारे में। दरअसल पॉलिटिकल साइंस का ये जो मॉडर्न अप्रोच है या आधुनिक उपागम है, इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई है। उपागम का मतलब होता है अध्ययन की केंद्रीय विषय वस्तु क्या हो, राजनीति विज्ञान की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और राजनीति विज्ञान के अध्ययन की केंद्रीय विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, वो उपागम से तय होता है। 1908 में इंग्लैंड के अंदर 2 बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई थी जिनसे आधुनिक उपागम का अग्रदूत माना जाता है। इसमें एक तो थी ग्राहम वेलेस की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, यानी मानव की प्रवृत्ति और राजनीति, और दूसरी थी आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। दरअसल हम भले ये कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मॉडर्न अप्रोच शुरू हुआ, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो 20वीं सदी के प्रारंभ में ही हो गई थी। और ख़ासकर ग्राहम वेलेस और आर्थर बेंटले जो थे, इन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर ही विचार नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, बल्कि हमें राजनीतिक संस्थाओं के अलावा राजनीति की उन अनौपचारिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करना चाहिए जो राजनीति को वास्तव में प्रभावित करती हैं। इसमें एक बात पर भी बल दिया गया कि हमें राजनीति का अध्ययन करते हुए जो अन्य जो अनुशासन है उनसे भी सहायता लेनी चाहिए। जैसे हमें मनोविज्ञान से और समाज विज्ञानों के अंदर जो विकास हुआ है, जो जानकारी है, उसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे ग्राहम वेलेस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इज पॉलिटिक्स में कहा कि राजनीति की विषय वस्तु जो है वो मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए। ये जो प्रेरणा उनको मिली ग्राहम वेलेस को, ये साइकोलॉजी से मिली, क्योंकि साइकोलॉजी है वो जो मनुष्य के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करती है। तो पॉलिटिकल साइंस को भी जो है मनुष्य का व्यवहार प्रभावित करता है। जो भी घटना घटित होती है उसके लिए मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार जिम्मेदार होता है। तो ग्राहम वेलेस ने इस बात पर बल दिया कि राजनीति की विषय वस्तु मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए, और उनको ये प्रेरणा साइकोलॉजी से मिली। दूसरा, आर्थर बेंटले जो थे, उन्होंने कहा कि हमें जो है राजनीति के अध्ययन में समूह के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। समूह के व्यवहार का जो अध्ययन की उन्होंने बात की, तो ये प्रेरणा उनको किससे मिली? समाज विज्ञान से मिली। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति के अध्ययन में जो ये जो नए अनुभवमूलक मोड़ जो आए, इनसे अनेक राजनीतिक संकल्पनाओं के, अनेक राजनीतिक धारणाओं के विवेचन का रास्ता खुल गया। और फिर शक्ति, सत्ता, वैधता, विशिष्ट वर्गों की राजनीति में भूमिका, इन सब का विवेचन होने लगा। पहले 19वीं सदी में भी कुछ प्रयास हुए थे, लेकिन वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन को बदल नहीं पाए, वो परंपरागत दृष्टिकोण की धारा को ज़्यादा बदल नहीं पाए थे। जैसे इनमें अपन बात करें तो जो फ्रेंच लेखक टाकविले जो थे, उनकी जो पुस्तक थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, इसके अलावा वॉल्टर बेजोट की जो पुस्तक थी फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, उसने राजनीति विज्ञान की धारा में परिवर्तन करने का कुछ प्रयास अवश्य किया था। ग्राहम विज्ञान वाले जैसे जो विचारक थे, उन्होंने नव यथार्थवाद की मांग राजनीति में की गई थी कि हमें राजनीति की परंपरागत मान्यताओं की बजाय कुछ नई वास्तविकताओं को स्वीकार करना चाहिए। उसने कहा कि राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में हमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, और मनुष्य के राजनीतिक प्रकृति के बारे में जो अलग अलग अतिमूलक अवधारणाएं प्रचलित हैं वो दोनों ही सत्य नहीं हैं। उसने बताया कि राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में मनुष्य हमेशा विवेकशील प्राणी सिद्ध नहीं होता। उसकी सारी गतिविधियाँ विवेक या आत्महित के ज्ञान से प्रेरित नहीं होती। मानव की प्रकृति बहुत ज़्यादा जटिल है और उनके बारे में हम पहले से कुछ भी मानकर नहीं चल सकते। हम पहले से ये नहीं कह सकते कि मनुष्य बुरा है, हम पहले से ये नहीं कह सकते मनुष्य अच्छा है। उस समय जो 2 प्रकार के चिंतन मनुष्य की प्रकृति के बारे में कि मनुष्य कैसा है, ये प्रचलित थे। एक तो था मैकियावेली और हॉब्स का
जैसे विचारकों का विचार था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू, लालची और दुष्ट प्राणी होता है। दूसरी तरफ एडम स्मिथ जैसे विचारक थे जो ये मानकर चलते थे कि मनुष्य आपसी लेन देन में विवेकानुसार कार्य करते हैं और विवेकपूर्वक अपने अपने कार्यों की सिद्धि करते हैं। ग्राहम वेलेस ने कहा कि ये दोनों ही मान्यताएं सही नहीं हैं। हमें मनुष्य स्वभाव के बारे में पहले से कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके मनुष्य के लक्ष्य क्या हैं और तथ्य क्या हैं उसके बारे में जांच करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें गुण की बजाय कि मनुष्य के वास्तविक गुण क्या हैं, हमें उसके परिमाण पर ध्यान देना चाहिए। यानी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मनुष्य स्वार्थी होता है या लालची होता है, दुष्ट होता है या अच्छा होता है, बल्कि ये मालूम करना चाहिए कि मनुष्य कितना स्वार्थी, कितना लालची, कितना परोपकारी और कितना उदार है। कहने का मोटा मोटा मतलब ये था कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए पहले ये परखना चाहिए कि मनुष्य किन राजनीतिक परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेगा। ये अटकल पहले नहीं लगानी चाहिए कि मनुष्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिए या मनुष्य कैसा व्यवहार भविष्य में करेंगे। उसने कहा हमें इस बात पर बल देना चाहिए कि मनुष्य वास्तव में कैसा व्यवहार करते हैं। मनुष्य को क्या करना चाहिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, मनुष्य कैसा व्यवहार करते हैं ये महत्वपूर्ण है। यानी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन की केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। तो इसके अंदर आगे बड़ी विस्तृत विवेचना हुई। शुरू में तो आलोचना की गई ग्राहम वेलेस की और आर्थर बेंटले की बड़ी आलोचना उन लोगों ने की और उस समय राजनीतिक विज्ञानियों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कई जगह फांसीवादी ताकतें अस्तित्व में आई, तो फिर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझने पर बल दिया जाने लगा कि राजनीति को प्रभावित करने में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण योगदान है। उसी प्रकार आर्थर बेंटले के निष्कर्ष को भी स्वीकार नहीं किया गया। उसने कहा कि राजनीति विज्ञान में तथ्यों के संकलन और परिमाप की जो मांग है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी पॉलिटिकल साइंस में मूल्यों के बजाय तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस को हमने जो राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक मूल्यों, नैतिक मान्यताओं और वर्णात्मक औपचारिकता के जो जाल में फंसा रखा है उससे हमें निकालना चाहिए। उसका ध्येय था कि जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं उनके अन्वेषण के लिए हमें नए नए उपकरण जो है जुटाने चाहिए। और उसने कहा भी आर्थर बेंटले ने कि मैंने राजनीति में समूह की भूमिका का विवेचन करने के लिए नए उपकरण तलाश भी कर लिए हैं। उसने समाज विज्ञान से प्रेरणा ली और औपचारिक संस्थाओं के बजाय अनौपचारिक समूह, उसने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का अध्ययन नहीं किया, बल्कि राजनीति को प्रभावित करने वाले जो अनौपचारिक समूह थे उनके अध्ययन पर उसने बल दिया। उसने कहा कि राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन मात्र से राजनीति को समझा नहीं जा सकता। हमें अगर राजनीति को अध्ययन करना है तो हमें राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझना होगा, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट को हमें समझना होगा कि गवर्नमेंट की वास्तव में राजनीतिक प्रक्रिया जो घटित होती है उसमें दबाव समूह की, राजनीतिक दलों की, चुनावों की और लोकतंत्र की क्या भूमिका है, इसका अध्ययन हमें राजनीति को समझने के लिए करना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के लिए खूब सारे नए उपकरण तलाशे गए। कई परिष्कृत संकल्पनाएं जो है वो करने का काम अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों ने किया। खासकर शिकागो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने किया। डेविड स्टन जो थे, चार्ल्स मेरियम को तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का या व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता भी कहा जाता है। तो राजनीतिक प्रक्रिया के अनुसंधान में इन्होंने मनोविज्ञान और परिमाणन की जो अनुभूलक पत्तियाँ थी उनका सहारा लिया। राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण के अंदर विशेष रुचि पैदा हुई। खासकर अपन बात करें तो राजनीतिक शक्ति के अध्ययन के अंदर जो चार्ल्स मेरियम और उनका जो शिष्य हेराल्ड लासवेल था उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा और राजनीतिक विशिष्ट वर्ग जैसी संकल्पनाओं का विकास किया। दरअसल जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में उदारवादी जो लोकतंत्र था उसमें पतन हो रहा था तेज़ी से। कहीं पर साम्यवाद की स्थापना हो गई थी, कहीं फांसीवादी और नाजीवादी ताकतें अस्तित्व में आ गई थी। तो ये जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे इन्होंने राजनीतिक विज्ञानियों का ध्यान आकृष्ट किया और उन्होंने राजनीतिक शक्ति का जो अध्ययन है उस पर बल दिया जाने लगा और समूह के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन का केंद्रीय बिंदु बनाने की बात की जाने लगी। वैसे राजनीतिक शक्ति का अध्ययन जो राजनीतिक विज्ञान के लिए कोई नई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैकियावली और हॉब्स जो है राजनीति में शक्ति के अर्जन की बात कर चुके थे, परंतु राजनीतिक शक्ति को सही स्थान और परिमाण जो था वो आधुनिक उपागम ने प्रदान किया और विभिन्न समुदायों में शक्ति के विन्यास के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। तो नई जो संकल्पनाएं अस्तित्व में आई इसमें बात पर बल दिया गया कि हमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए इसकी प्रक्रिया, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को और अनौपचारिक जो तत्व और संरचनाएं हैं इनके ऊपर बल देना होगा। उन्होंने नई शब्दावली प्रयोग की, जैसे वो राज्य की बजाय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन पर बल देने लगे, कृत्यों की बजाय शक्तियों पर बल देने लगे, पदों की बजाय भूमिकाओं पर बल देने लगे, संस्थाओं की बजाय संरचनाओं पर बल देने लगे
लोकमत की बजाय राजनीतिक संस्कृति पर बल देने लगे और नागरिकता की शिक्षा की बजाय राजनीतिक समाजीकरण पर बल देने लगे। कहने का मतलब राजनीति विज्ञान में एक नई शब्दावली का प्रयोग आधुनिक उपागम के तहत किया गया। तो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो है कि आप आधुनिक उपागम की व्याख्या कीजिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका असाइनमेंट भी है। कोई समस्या हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं।